हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, साथ में स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हम बताएंगे आपको 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी क्लास 11th में पढ़े, स्ट्रेट लाइन भी क्लास 11th में था। लेकिन वहाँ जो 3 डायमेंशनल या फिर स्ट्रेट लाइन था, डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस थी उसमें, जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है। और 3D ज्योमेट्री में हम क्या पढ़े थे कि डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, सेंट्रॉइड थे, ठीक है, या एरिया ऑफ द ट्रायंगल था। तो इस तरीके से कुछ कंसेप्ट हुआ करते थे वहाँ पे 3 डायमेंशनल में और स्ट्रेट लाइन में। तो वो भी ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थे और ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो यहाँ और वहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? यहाँ और वहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस ये है कि वहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन नहीं हुआ करता था, कोई भी लाइन थी तो लाइन थी, वो ये नहीं बताना पड़ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये चैप्टर 3 डायमेंशनल भी होगा और प्लस वेक्टर भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो जिस किसी को भी ये चैप्टर पढ़ना है उसको पहले वेक्टर सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर वेक्टर से रिलेटेड होगा। मतलब 2 तरीके की लाइंस की इक्वेशन हम निकालेंगे या प्लेन की, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट्स होगा बच्चों, वो नंबर 1 क्या होगा कि जैसे इसमें 3 एक्सरसाइजें हैं और चौथी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जो पहले एक्सरसाइज होगी उसमें कुछ जनरल कंसेप्ट होंगे। किस चीज़ के जनरल कंसेप्ट होंगे? एक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर में तो वो पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन, हाँ उन्हीं से रिलेटेड होगा, ठीक है, लेकिन उनसे कुछ एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करेंगे। तो एक तो वो होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो और आपस में रिलेशनशिप उसमें। दूसरी बात कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अलग अलग फॉर्म में होगी, कॉलिनियरिटी होगी, कोप्लेनरिटी होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस होगा, एक नई तरीके की लाइंस आएंगी जिनको हम स्क्यू लाइंस कहेंगे। फिर क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगी, प्लेन पर कुछ पॉइंट्स लाई करेंगे, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन से एक और प्लेन, इंटरसेक्शन एक्सिस से एक और प्लेन पास हो रहा होगा, उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स होंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस भी होगा, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड द प्लेन्स भी होगा। तो ये एक शॉर्ट में समराइजेशन है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। और हर चीज़ एक वेक्टर फॉर्म में होगी और दूसरी किस में होगी? कार्टेशियन फॉर्म में होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमारी बुक ज़्यादातर इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया करती है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। वैसे हम किसी को भी मान सकते हैं बिकॉज ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी कैन से दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने इसको मान लो कि ये ऑरिजिन है, इसको ओ सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, वैसे जनरली ओ ही सपोज किया करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते थे तो क्या था कि ये पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई और जेड मान लिया, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ओपी क्या हो गया? एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो वेक्टर में आपको बताया था कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 क्या थे? हमारे एंगल्स थे। तो एंगल्स कहाँ थे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि एक तो एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा बन गया,
वाई एक्सिस के साथ में ये बीटा बन गया और जेड एक्सिस के साथ में ये गामा बन गया। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे कि हम उनको एल एम और एन से एक तो डिनोट किया करते थे। कॉस एल इज इक्वल टू क्या था कि कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा। एम इज इक्वल टू क्या था कि कॉस बीटा था, और एन इज इक्वल टू क्या था, कॉस गामा था। ठीक है, ये ही डायरेक्शन कोसाइंस थे, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, एक एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में, ये तीन एंगल्स बने हुए। ठीक है, लेकिन क्या बात ध्यान देनी है कि मान लो कि हमने इस डायग्राम को उठा करके एक यहाँ पर प्लॉट कर लिया और ये लाइन एक बनाई हमने और ये एंगल हो गया अल्फा। क्या हो गया ये एंगल हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। अगर मैं इसको बीटा सपोज करूं तो 180 माइनस बीटा, गामा सपोज करूं तो 180 माइनस गामा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि एल इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया कि कॉस अल्फा की जगह मेरा क्या आना है कि 180 माइनस अल्फा। ठीक है, आप सबको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा कि माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा कि एम इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा हो जाएगा, और तीसरा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि कॉस माइनस का कॉस गामा आ जाएगा। तो बच्चों एक बात यहाँ पर समझनी है, एक बात को आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते थे, डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट से डिनोट होते हैं, दे आर द इक्वल टू द कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ऐसे ही तो बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखें कि ये किसके इक्वल आ गए कि माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा आ गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल, कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम, कॉस गामा इज इक्वल टू माइनस एन, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो हमेशा एक सेट में निकलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एल हमेशा पॉजिटिव हो, एन हमेशा पॉजिटिव हो और एन हमेशा पॉजिटिव हो। दे कैन आल्सो बी विथ प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन हो सकता है। ठीक है ना, तो हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस का क्या होगा कि एक सेट आपके पास होगा, ये नहीं कि एल एम एन हमने कह दिया डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। देन दे कैन आल्सो बी प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। वी ऑलवेज गेट ए सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सेट का मतलब एक सेट है जिसमें कि प्लस का भी एल है और माइनस का भी एल है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या था कि डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं थोड़ी डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो डायरेक्शन रेशियोज, डीआर से लिखते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी और सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो ये हैं क्या, अब वेक्टर में बताया था बहुत डिटेल्ड में इसको कि डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से सुन लो कि डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब वो नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनलिटी में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान दो कि a बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एम इज इक्वल टू सी बाई एल लिख सकता हूँ। आगे प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट भी लगा सकता हूँ, इसको के लगा लिया मैंने। ठीक है ना, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एल के आ जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम के आ जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन के आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा ये।
हमें क्या पता है कि n का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये बात जानते हैं हम। ठीक है, अब ये तीनों जो आए हैं इन तीनों को हम क्या कर दें कि स्क्वायरिंग कर दें और इनकी एडिंग कर दें, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो मैंने इसको लिखा है, या मैं इसको ऊपर लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इन तीनों का स्क्वायरिंग करूँगा और एडिंग करूँगा। तो ए स्क्वायर, या पहले स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, एल स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर और के का स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और के का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस साइड में हमारा क्या आ गया कि एल का स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा। देखो इन सभी में क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का एन स्क्वायर है। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर। ठीक है, के अगर जब मैंने फाइंड आउट किया तो के क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस और रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, सिंपल सी इक्वेशन मैंने रख दी यहाँ पर। अब देखो बच्चों कि ये मेरा k इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर अगर ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या आ जाएगा, पॉज द वीडियो एंड कॉपी, नहीं तो मैं इस साइड रख कर लेता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या बनेगा कि k की वैल्यू मैं यहाँ पे रखा है ये, तो एल यहाँ आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा कि एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसी तरीके से क्या आ जाएगा कि एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दो, तो एल एम और एम क्या निकल करके आ गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस निकल करके आएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से पहले वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़े, मतलब वेक्टर वाले चैप्टर में हमने इनको नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब देखो बच्चों ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती, भाई मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया कि ए इज इक्वल टू हमारा ये कंपोनेंट फॉर्म में मैंने लिखा कि वेक्टर ए बराबर मैंने लिखा कि 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, तो ये और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ये सारे क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्या है, ये सारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। एक वेक्टर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज हैं। दूसरा लिख सकता हूँ वेक्टर बी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देनी है कि जैसे ये तो वेक्टर ए लिखा हुआ था, अगर मैं इसको ए कैप कर देता यानी यूनिट वेक्टर कर देता, तो यूनिट वेक्टर कर देता तो फिर क्या आ जाता, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मॉड आ गया। ठीक है ना। अब इस केस में जो इस तरीके का वेक्टर निकल करके आएगा, जो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे उसमें जो आई कैप की जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा। फिर से सुनो कि यहाँ तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 3 और 1 हमने क्या मान लिया, मान कि ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। लेकिन जब मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाला तो यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला होता है, तो आई कैप अपान 2i कैप अपान में कुछ आ जाएगा, ऐसे जे कैप के नीचे कुछ आ जाएगा, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात के लिए,
क्योंकि हम इसको कहीं न कहीं यूज करेंगे और वेक्टर में भी ये बताते रहे हैं और वहाँ पर भी यूज करते रहे हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। उम्मीद है कि ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, यानी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं एक लाइन पे ले लिया हमने कि ये और ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। इसको हमने क्या मान लिया कि x1 y1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया x2 और y2 मान लिया। इसको नाम डाल लिया मैंने p और इसका नाम डाल लिया pq। ठीक है, तो इस केस में मुझे मेरा जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, यानी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई pq is equal to y2 minus y1 divided by pq is equal to z2 minus z1 divided by pq। यहाँ हम चाहे तो मॉड लगा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या समझना कि ये हमारे क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस है। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इसमें जो x2 माइनस x1 यानी डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, और pq क्या है लेंथ है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला जो हुआ करता था कि pq इज इक्वल टू क्या होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यानी ये लेंथ है, ये हमेशा ये मॉड हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये हमेशा किसमें होता है कि पॉजिटिव हुआ करता है, इसलिए हमने उसको मॉड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये इक्वल का साइन नहीं होगा, ये कॉमन लगा लेते हैं हम इसको। ठीक है ना, क्योंकि ये एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू। ये हमने कहाँ से, वैसे इनका प्रूफ आता नहीं है, ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किए कि ये दो इक्वेशंस है, हमने कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रा किया और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, कॉस गामा की वैल्यू निकाली और कॉस बीटा की वैल्यू निकाली, तो वो तीनों वैल्यूज इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होता है वो हुआ करता है। अब देखो बच्चों कि जो ये 11 चैप्टर है तो 11.1 पहले एक्सरसाइज भी आएगी। तो 11.1 एक्सरसाइज से पहले क्या है कि हमारा एक और कंसेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स। आप समझें उसको, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या है भाई कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी जिसको कहते हैं, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक है, मान लो हमें वैसे क्या मालूम है, हम क्या जानते हैं कॉलिनियरिटी के बारे में। हम जानते हैं कॉलिनियरिटी के बारे में कि 3 पॉइंट्स अगर किसी एक लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास ए बी सी ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका कोऑर्डिनेट मालूम, इसका कोऑर्डिनेट मालूम, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है। ठीक है ना, तो मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूंगा मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे x1 y1 और z1 लिखा हुआ और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है x2 y2 और z2 लिखा हुआ, इसका भी ऐसे कुछ मान लेंगे। तो जब मैं डायरेक्शन रेशियोज ए बी के निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है,
इसी तरीके जब मैं बी सी का निकालूंगा, ओके, तो जब मैं ए बी का भी निकालूंगा और बी सी का भी निकालूंगा तो क्या होना चाहिए, वो सेम रेशियो में आने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम रेशियो में आने चाहिए। अगर वो सेम रेशियो में आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों ए बी पॉइंट ए बी सी कॉलिनियर हैं। कंडीशन ये है कि उनमें एक पॉइंट कैसा हो, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। एक पॉइंट कैसा हो, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले रखा, बी कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं कि किन्हीं भी 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और अगर कंसेप्ट समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अगर हमारा नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।